हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जी हाँ, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी स्टडी कर लिया था, क्लासिफिकेशन फिनिश कर ली थी। आज से जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने स्टार मार्क करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। कोई भी रिएक्शन करवा रही हूँ उस पे फोकस करना है। लाइक अभी आप मेरी लेक्चर सुन रहे हो तो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते चल रहे हो, है ना। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये लेक्चर फिनिश होगा आपका एक काम होना चाहिए भी, आपने उस लेक्चर को रिवाइज करना है ताकि वो परफेक्टली आपको आ जाए। तो हम करने लगे हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आज हम करने लगे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो आपको समझने के लिए फिर से मैं कह रही हूँ रिपीट करना पड़ेगा वही टॉपिक भी, हेलो एल्केन्स क्या होता है। अब तो होपफुली आपको ये याद ही हो गया होगा, है ना। हेलो एल्केन्स के अंदर आपने क्या देखा था, या हेलो एरीन्स की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स में अगर मेरा कोई एल्केन मॉलिक्यूल है उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन का रिमूवल करवाऊं और उसकी जगह पर कोई हेलोजन एटम की एडिशन करवाऊं तो वो मेरा जो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा हेलो एल्केन होता है। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कि हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मिथेन है, एक कार्बन एटम को मिथ बोलते हैं, दिस इज मिथेन, राइट। सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया। मैंने बोला मान लीजिए मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला और इस एक हाइड्रोजन की जगह पर स्टूडेंट्स मैंने कोई हेलोजन एटम लगाया। हेलोजन एटम यानी कि एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। अगर मैं क्या करती हूँ, इस हाइड्रोजन को निकाल देती हूँ और उसकी जगह पर कोई भी हेलोजन एटम लगा देती हूँ तो ये जो मेरा मॉलिक्यूल बनता है CH3X, इसको मैं क्या बोलती हूँ, हेलो एल्केन बोलती हूँ। अब आप कहोगे मैम इसका नेचर ऑफ CX बॉन्ड से क्या लेना देना है, सारा काम ही इसका है। ध्यान से देखोगे कैसे, CH3X के अंदर, ध्यान से समझना इस चीज को, ये किस प्रकार से बना होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, दिख रहा है आपको, ये ऐसा होगा। यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहा है कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, यही तो है मेरा CX बॉन्ड। समझ पा रहे हो। अब मैं इनकी बात करने वाली हूँ। हेलो एल्केन में जो मेरे कार्बन एटम के साथ हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन एटम और हेलोजन के बीच का कैसा नेचर है उसके बारे में स्टडी करना है। तो ये पता चल गया ये CX बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है। क्लियर हुआ। अब आता है भाई ये किस प्रकार का इसका नेचर होगा। तो अगर हमें कभी भी ऐसे नेचर को देखना हो भी, बॉन्ड्स के नेचर कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरा क्या है, कार्बन और हेलोजन के साथ बॉन्ड है, मुझे इनके बीच का नेचर देखना है। ये कैसे बना हुआ था स्ट्रक्चर, हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला मिथेन लिया था और उसका हमने हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन लगाया, ये है हमारा। अब आप देखो, कभी भी आपने नेचर देखना हो ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या देखना होता है, यू हैव टू सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको क्या देखनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी। मैं इसके थोड़ा छोटे कर, आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है आप लिख सकते हो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electrons। ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है। अगर आपको होपफुली कलर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या है, जो हमारे हेलोजन एटम्स होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है, अब आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे जैसे हेलोजन एटम्स हैं, या मैं जो मेरे ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो हमारा कार्बन एटम है, अगर हम पीरियड में जाएं, जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं तो हम पीरियड के बारे में डिस्कशन करते हैं और हम ग्रुप के बारे में डिस्कशन करते हैं। पीरियड के अलोंग देखें तो कार्बन से जैसे जैसे हम हेलोजन की तरफ मूव करते हैं इन द पीरियड पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो हमारा हेलोजन एटम जो होगा, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन,
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप कहोगे मैम इस पे पार्शियल वर्ड का क्या मतलब है? पार्शियल का मतलब ये देखो, इन दोनों ने एक बॉन्ड बना रखा है ना, इन दोनों ने एक बॉन्ड बना रखा है, इसका इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज का ये है और एक ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, जिन्होंने कॉम्बिनेशन किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए, मैं आपको यही तो बोल रही हूँ, इस पे पार्शियल चार्ज आता है, पूरा पूरा चार्ज नहीं आता, पार्शियल मतलब हाफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पार्शियल चार्ज के अंदर मैंने बोला अभी ये जो हमारा हेलोजन एटम है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसीलिए इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आया। अब स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपके ऐसे चार्जेस बनते हैं, कभी भी किसी केस में आपको ऐसे देखने को मिले भी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और हमारे हेलोजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? इसका मतलब ये पोलर नेचर का हो गया। इसका मतलब ये किस नेचर का हो गया? ये पोलर नेचर का हो गया। पोलर नेचर समझ आ रहा है ना आपको? पोलर नेचर का मतलब पोल्स का बनना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स का बनना। तो कैसा नेचर है? नेचर CX बॉन्ड का क्या है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, मतलब पोल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेचर CX बॉन्ड का किस प्रकार का है? पोलर है। ड्यू टू, इसका रीजन अगर आप लिखना चाहते हो, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जो हमारा हेलोजन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और हमारा जो कार्बन है उसकी वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्लियर हुआ? इसके अंदर और चीजें क्या स्टूडेंट्स हमें स्टडी करने को देखने को मिलती हैं, वो ये है पोलैरिटी। जो पोलैरिटी है, अगर मैं आपको बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे ये CX बॉन्ड है हमारा, ऐसे है ना, ये इस पे हाइड्रोजन 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 लगे हैं, X की जगह पर एक बार मैं फ्लोरीन लगाती हूँ, एक बार क्लोरीन लगाती हूँ, एक बार ब्रोमीन लगाऊंगी, एक बार आयोडीन लगाऊंगी, क्या बनेगा? देखो, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन आयोडीन, ये मेरे कंपाउंड बनेंगे। ये ऐसे बॉन्ड्स आप चाहे शो कर देना, मेरे मतलब ये हमारे बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, CF बॉन्ड, CBr बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CI बॉन्ड। क्वेश्चन ये राइज करता है, मुझे बताइए पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? इन सब में पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? पोलैरिटी का ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी लिखिए। तो कैसे बता सकते हो? अब देखो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट्स हमारी पोलैरिटी होती है, जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। देखो ध्यान से, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, ये हमारा ग्रुप होता है हेलोजन ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं स्टूडेंट्स, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ग्रुप में डाउन द ग्रुप आओगे, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मैंने बोला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो मुझे खुद बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। फिर किसकी ज्यादा है? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम किसकी है? आयोडीन की। यही ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर ये ट्रेंड है तो इन सब में से सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा? CF ज्यादा पोलर होगा, फिर CCl, फिर CBr और लास्ट में CI। क्या ये ट्रेंड पोलैरिटी का आपको क्लियर है? क्या ये ट्रेंड पोलैरिटी का आप सबको क्लियर हुआ? क्योंकि पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इस प्रकार से हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है। होपफुली आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अब आता है क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। फिर से पोलैरिटी का ऑर्डर यहां लिख देते हैं टॉप पे। पोलैरिटी का हमने ऑर्डर यहां लिख दिया। सबसे ज्यादा पोलर है CF बॉन्ड, फिर है CCl,
फिर है CBr और लास्ट में है CI। ये हमारा पोलैरिटी का ऑर्डर है। अब मैं आपसे ऑर्डर पूछती हूँ, मुझे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएंगे? मुझे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएंगे? तो ये तो बहुत इजी है। आप देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन, ये होता है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, एक बात बताओ, साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज करेगा जैसे जैसे नीचे आओगे? हाँ जी, क्या हुआ, साइज इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? सोचो फटाफट। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है। मैजिक रूल क्या होता है? मैजिक रूल का मतलब एटॉमिक नंबर निकालने के लिए यूज होता है। पी ब्लॉक के लिए मैजिक रूल होता है 8, 18, 18, 32। यानी कि इस 9 में अब आप क्या जोड़ने वाले हो? इस 9 में आप 8 जोड़ोगे तो क्लोरीन का आ जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। 8 जोड़ दिया, देखो ऐसे 8 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो, फिर ऐसे 32 जोड़ दो। तो इस हिसाब से आपके एटॉमिक नंबर्स आएंगे। इसका क्या होता है? 9 होता है, 9 में 8 जोड़ा 17 आ गया। 17 में अब 18 जोड़ा कितना आएगा? 35 आ जाएगा क्लोरीन का। फिर ब्रोमीन, फिर से 18 जोड़ेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 53। हाँ जी। फिर हम आयोडीन का निकालने के लिए क्या जोड़ेंगे? देखो 8 जोड़ा, 18, 18, अब क्या जोड़ेंगे हम? 32 जोड़ेंगे। हाँ जी, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 8 जोड़ा, फिर इसमें 18 जोड़ा, फिर इसमें 18 जोड़ा, तो अब आयोडीन का आएगा 8 जोड़ा, 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, 2 बार लिख बैठी मैं, इसको ना आप ठीक कर लो। यहां ब्रोमीन आएगा, ये ब्रोमीन का आ गया। आयोडीन का कितना आ गया? 53 आ गया। ऐसे किया हमने 8, 18, 18, 32 वाले फॉर्मूला से, तो एटॉमिक नंबर आ गए। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, मैं साइज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए ये सब कर रही हूँ। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स लिखूंगी तो क्या आएगी? देखो 1s2, 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4, 4 और 5, 4 और 5 9 हो गए। 2 2 4, 4 और 5 9, यानी कि इस पूरे ग्रुप की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो NS2NP5 आती है। अगर फ्लोरीन की 2s2 2p5 है बाहर वाले शेल की, तो क्लोरीन की कितनी होगी? 3s2 3p5। ब्रोमीन की कितनी होगी? 4s2 4p5। आयोडीन की कितनी होगी? 5s2 5p5। ये जस्ट इन डिटेल समझा रही हूँ भी साइज कैसे बढ़ा। देखो आप कहोगे मैम इसके आगे 1s2 लिखा है, इसके आगे भी लिखो। मैंने सिर्फ बाहर वाले शेल की, आउटर मोस्ट शेल, यहाँ सेकंड शेल बाहर वाला है, इस वाले में थर्ड शेल बाहर वाला होगा, इस वाले में फोर्थ वाला होगा, इस वाले में फिफ्थ वाला होगा। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्लोरीन की भी मैं लिख देती हूँ एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 4 और 6 10 हो गए। 3s2 3p5। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। तो आउटर मोस्ट शेल क्या हुई? ये थर्ड वाला हुआ ना, थर्ड वाला, तो इसकी 3s2 3p5 लिख दी, मतलब बाहर वाले शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखोगे, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाते हो, यहां देखो, अगर आप फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल है, ये फर्स्ट वाला है 1s2, ये 2s2 वाला, ये सेकेंड शेल है, ये बाहर वाला, ठीक है। अब आप क्लोरीन का बनाओगे, क्लोरीन में 3 है बाहर वाला शेल, यानी कि ये न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं जैसे जैसे नीचे जा रहे हो। होपफुली अब आपको ये कहानी समझ आई होगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। जैसे जैसे नीचे आओगे साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ रहा है, आपको कैसे दिख रहा है? साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, सेंटर से बाहर तक का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है ना। अब यहाँ हमारा साइज बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ साइज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ क्या करता है? यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्वेश्चन मैंने आपको बोला मुझे बॉन्ड लेंथ के बारे में बताओ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। बॉन्ड लेंथ हमने किन किन के बीच में देखनी है? हमने देखनी है CF, CCl, CBr और CI के बीच में। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ये बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कि जितनी हीट आप दोगे भी वो बॉन्ड ब्रेक कर जाए, कितनी हीट आप दोगे भी बॉन्ड ब्रेक कर जाए। CF के अंदर आप देखोगे फ्लोरीन का साइज छोटा है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो साइज बढ़ रहा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो दोनों जने पास पास होंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे आप नीचे जाते जाओगे शेल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ेगी, इन दोनों की लेंथ बढ़ती जाएगी ना। इसका साइज छोटा, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है,
ठीक है, इसका साइज और बड़ा हो गया, फिर ये कार्बन लगा, इसका साइज और बड़ा हो गया। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ती जाएगी, है ना। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, भी कितनी एनर्जी दोगे भी बॉन्ड टूट जाए। ऊपर वाले एटम्स पास में है तो वहां आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, नीचे वाले एटम्स दूर दूर होते जा रहे हैं तो उनको आप कम एनर्जी दोगे तो भी बॉन्ड टूट जाएगा। यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी इन केसेस में वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ऊपर वालों को ज्यादा आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछती हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यहाँ लिखते हैं। बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इंक्रीज करती है, तो CI की सबसे ज्यादा, फिर CBr की, फिर CCl की और फिर CF की। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का बिल्कुल ऑपोजिट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा CF की, फिर CCl की, फिर CBr की और फिर CI की। क्या आपको अभी ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हुए, क्लियर हो गए? होपफुली अब आपको नेचर ऑफ हमारा जो CX बॉन्ड है वो समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। चले जी, चलो अब हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हमारा टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। हम सबसे पहले करने लगे हैं अल्कोहल से प्रिपरेशन। सबसे पहले हम करने लगे हैं अल्कोहल से प्रिपरेशन। अल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप होता है। R कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ अगर OH जुड़ा है तो ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल की हम क्या करने लगे हैं, इसकी हेल्प से हम हेलो एल्केन बनाएंगे। हेलो एल्केन क्या होता है, कोई भी R ग्रुप के साथ X लगाए या हेलो एरीन बनाएंगे। तो पहले हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देख रहे हैं अल्कोहल से। सबसे पहला मेथड आता है रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX। HX क्या होता है, HX होता है हाइड्रोजन हैलाइड। HX क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर है, हाइड्रोजन हैलाइड, हेलोजन है तो हैलाइड, हाइड्रोजन और जब हेलोजन बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं उसको। तो हमने अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवानी है। और हमें पता है हम किसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे हेलो एल्केन को। तो सबसे पहला मेथड ये है। आइए एक एग्जांपल, एक रिएक्शन से आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमारा अल्कोहल है ROH जिसमें OH ग्रुप लगा है, प्लस हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, HX होता है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे, जब भी ये रिएक्शन होगी आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनना है, RX बनना है। ये तो आपको पता है, जनरल रिएक्शन है। पर ये ऐसा होगा कैसे, होगा कैसे ये आपको पता है। आप हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करा रहे हो, आपने हेलोजन आपने हाइड्रोजन हैलाइड को अल्कोहल से रिएक्ट कराया, ये तो आप ऐसे नाम पढ़ के भी लिख दोगे। क्वेश्चन ये राइज करता है मैम ये हुआ कैसे। देखो जो हमारा अल्कोहल होता है इसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये HX में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जो हमारा हेलोजन एटम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जो दूसरा एटम है हमारा हाइड्रोजन, पिछले में हमने CX बॉन्ड का नेचर देखा था, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इसका H पॉजिटिव क्या करेगा, इस HX में से H पॉजिटिव आ जाएगा, इस HX में से H पॉजिटिव आ गया। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अब आपको दो चीजें और बता देती हूँ अगर आपने +1 नहीं देखी तो। इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होगा लविंग। ऐसी एक टर्म होती है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब है लविंग। क्लियर हुआ। अब यहां पर देखोगे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जिसके पास पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव के पास तो कभी भी नहीं जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है।
नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव के पास जाएगा क्योंकि ये अट्रैक्शन शो करेगा। ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा। मतलब ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग है, इसको न्यूक्लियस चाहिए, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव है। अब ये H पॉजिटिव क्या होगा, ये H पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो H पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको ये दो चीजें भी पता चल गई। अब हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोफाइल अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले, ये किसको दे देता है, इसको दे देता है। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव को देगा तो यहां से हमारा क्या बनेगा, ROH2 पॉजिटिव। हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा ROH2 पॉजिटिव, ROH2 पॉजिटिव। क्या सभी को ये क्लियर है? ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा तो H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। जब H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा तो इस पे एक तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H2 हो जाएगा, तो ROH2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, एवरीवन पे अटेंशन इन द क्लास। अब क्या होगा, यहाँ से OH2 पॉजिटिव में ये वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है ना, ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक बॉन्ड पे, आपको पता है एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा ना स्टूडेंट्स, वाटर की फॉर्म में निकल गया। तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, हमारे पास बनेगा R पॉजिटिव और H2O लिबरेट हो जाएगा। ये R पॉजिटिव क्या होता है, ये होता है कार्बोकटाइन। ये क्या होता है, ये होता है कार्बोकटाइन। और आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने बोला था HX लिया है, H पॉजिटिव तो हमने यूज करवा दिया, X नेगेटिव अभी भी बाकी है। अब ये R पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, RX बना देगा, और RX ही हमारा क्या होता है, हेलो एल्केन। RX ही हमारा क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। क्या आप सबको ये वाली टोटल रिएक्शन क्लियर है? मैं अब आपको इसको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करने लगी हूँ। एवरीवन पे अटेंशन क्लास में फिर से देखो, मैं रिपीट करने वाली हूँ कैसे प्रिपरेशन हमने करवाई है। मेथड जो प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल में हमने बोला है, सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन और हैलाइड के बीच में बॉन्ड, यानी कि HX में बॉन्ड। अल्कोहल को इससे रिएक्ट करवाएंगे, हमें पता है हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हेलो एल्केन यानी कि RX प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हमारा जो ये होता है, हमें पता है भी जो हमारा हेलोजन एटम है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारा इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो मैकेनिज्म हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये जनरल रिएक्शन दिखाई आपको, इसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने आपको बोला जो ROH है, ये ROH हमारा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, इसलिए इसके पास न्यूक्लियोफाइल हो गया। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, तो ये जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और इसके साथ बॉन्ड बना के ROH2 पॉजिटिव बना देगा। अब ROH2 पॉजिटिव में ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा बॉन्ड को तोड़ के, और हमारे पास कार्बोकटाइन कार्बोकटाइन हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। कार्बोकटाइन वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे R पॉजिटिव, दिस इज कार्बोकटाइन। तो हमने पता है हमने HX यूज किया था, X नेगेटिव था, अब वो X नेगेटिव रिएक्ट करेगा और R पॉजिटिव के साथ जुड़ कर क्या बॉन्ड बना लेगा, RX बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारा सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। आप फटाफट से इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया है, इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, अब स्टूडेंट्स आता है सेकंड, इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड, हम इसके अंदर जो देखने वाले हैं वो आता है हमारा फ्रॉम NaBr एंड H2SO4। पहला हमने किया हाइड्रोजन हैलाइड से, अब हम करेंगे NaBr और H2SO4 से। अब आप स्टूडेंट्स इसके अंदर और भी लिख सकते हो, जो हमारी पहली वाली है हाइड्रोजन हैलाइड वाली है, उसके अंदर आप देखोगे भी आप ना, अगर आप HX की जगह पर, एक बार हम वापस से जाते हैं, RX की जगह पे अगर आप RCl लेते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो भी सेम रिएक्शन है, अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ HCl मान लो आप यूज कर रहे हो, X की जगह पे मैं Cl लगाती हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, आपको पता है यहाँ से मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, RX बनता है, X की जगह पे क्या आ गया, Cl आ गया। इस प्रकार से
इसका एक बार फिर से देख लेते हैं, वैसे ही फंडा जैसे हमने किया था। तो ये हमारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl के H पॉजिटिव से, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, यहां से ROH2 पॉजिटिव आ गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, R पॉजिटिव कार्बोकटाइन आ गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये Cl नेगेटिव इससे कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, RCl बना देगा। इस तरह का हो जाएगा। इसको स्टूडेंट्स जब हम HCl का यूज करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। जब हम HCl का मतलब जब हम हेलोजन Cl लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रूव्स प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके अंदर 2-3 चीजें और है। एक आपका ल्यूकास टेस्ट होता है, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। फिलहाल के लिए सिर्फ रिएक्शंस को समझिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी प्रिपेयर करते हैं कैसे बनाएंगे। और आप में से कई बच्चे बोलोगे मैम इसका मैकेनिज्म समझाओ, ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है। पिछले वाले का तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैकेनिज्म लगते हैं SN1 SN2, वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ रिएक्शंस को देखेंगे, रिएक्शंस हो कैसे रही है, कौन किस पे कैसे अटैक कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, सिर्फ प्रिपेयर करेंगे, मैकेनिज्म के साथ यही रिएक्शंस दोबारा भी करवाऊंगी आगे वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, अब आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, और ये हम करेंगे रिएक्शन विद NaBr एंड H2SO4। NaBr और H2SO4 का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। अल्कोहल लेंगे और इसको हम NaB, इससे पहले ना एक काम करेंगे, अल्कोहल लेने से पहले काम करेंगे स्टूडेंट्स। NaBr को जब आप H2SO4 से रिएक्ट करवाते हो तो यहां से पता क्या बनता है, यहां से क्या बनेगा, ध्यान से देखो। यहां से एक तो हमारा आ जाएगा HBr, ठीक है, HBr आ जाएगा, HX हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड आ गया, ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है। और यहां से NaHSO4 आ गया। मतलब कि जो आपको दे रखा है ये NaBr H2SO4, पहले आप एक दूसरे से इनको रिएक्ट करवाओगे, जब इनकी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन हैलाइड HBr निकलेगा और NaHSO4 निकलेगा। अब आपको इतना पता है, अभी हमने एक प्रीवियस रिएक्शन करी है, जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया है, उसके अंदर हमने क्या किया था, अल्कोहल लिया था और अल्कोहल को हमने किससे रिएक्ट करवाया था, हाइड्रोजन हैलाइड से। यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, H के साथ क्या है, Br लगाए, सेम वही रिएक्शन है, पिछले वाली रिएक्शन में RX आ गया था, सेम वही रिएक्शन है। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, HBr आ जाएगा और यहाँ से क्या निकल आएगा, RBr बन जाएगा। क्या ये क्लियर है? मतलब यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन करनी है और बाकी की सेम रिएक्शन करनी है जैसे आपने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में की थी। बस इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे करना है, NaBr जब H2SO4 के साथ कंबाइन करता है तो HBr बनाता है और NaHSO4 बनाता है, फिर वो हाइड्रोजन हैलाइड आप फर्दर फिर से वैसे ही यूज करके क्या कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, हेलो एल्केन बना सकते हो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम NaBr एंड H2SO4। चलिए तो प्रिपरेशन या लिख लेना, सीधा फोर्थ फल आ गया, रिएक्शन विद PX3 एंड PX5। ये फोर्थ वाला एक्सप्लेन करती हूँ, पहले थर्ड वाला देखेंगे। हम अल्कोहल की रिएक्शन PX3 या PX5 से करवाएंगे। देखो जो हमारी फर्स्ट और सेकंड वाली थी, अगर हम हमारी फर्स्ट और सेकंड वाली खोलें तो फर्स्ट में भी मैंने अल्कोहल का इस्तेमाल किया था हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। जो मेरी सेकंड वाली रिएक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैंने देखो पहले स्टेप में हाइड्रोजन हैलाइड बनाया, फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पर भी अब हम वही करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे, ठीक है, PX3 या PX5 के साथ। तो अल्कोहल से हम बनाने वाले हैं हाइड्रोजन हेलो एल्केन। तो अब देखो PX3 जब भी आप लोगे तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आप X की वैल्यू लेने वाले हो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो आप लेते हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और आपने ब्रोमीन लेना है, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप फ्लोरीन लेते हो तो वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है और आयोडीन लेते हो तो वो वेरी स्लो रिएक्शन होती है। अब इसकी रिएक्शन देखो क्या होता है, आपका जो अल्कोहल है जब भी PX3 के साथ कंबाइन करेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें पता है हेलो एल्केन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज करता है ये ऐसा होता कैसे, इसको देखो कैसे करोगे। यहाँ पे आप 3 मोल्स लेते हो अल्कोहल के, ऐसे आपने क्या किया, 3 मोल्स अल्कोहल के लिए, ये PX3 है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, 3 मोल्स लिए अल्कोहल के। अब यहां से क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ दो,
यहां से क्या आ जाएगा, ये 3 RX अलग हो जाएंगे, RX 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 ये 3 निकल जाएंगे, और हमारे पास यहां से यहां पर क्या आ जाएगा, H3PO3, ये H3PO3 बनकर निकल जाएगा। तो ऊपर जो हमारी रिएक्शन है क्या है, अगर आप 3 मोल्स ROH लेते हो और PX3 के साथ कंबाइन कराते हो तो 3 RX बनते हैं और H3PO3 बनता है। इस वाली रिएक्शन में स्टूडेंट्स कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, नो रीअरेंजमेंट अकर्स। जो पहले 2 स्टेप्स है ना, उसमें अगर किसी कंपाउंड में स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो रीअरेंजमेंट हो सकती है पहले 2 मेथड्स में, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आता है, अगर मान लीजिए मैं PX5 लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, मेरा ये अल्कोहल है और इस अल्कोहल के साथ मैंने लिया PX5। PX5 के अंदर हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका भी सेम ही प्रिपरेशन मेथड है, आपने कुछ भी नहीं करना, इस बार आपने ROH को इस प्रकार से लिखना। अब देखो, एक एक्स इधर लिख दो, एक एक्स इधर लिख दो, कितने एक्स रह गए, 3 रह गए, उसको ऐसे बीच में लिख दो PX3 के साथ। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये RX अलग हो गया, ये HX अलग हो गया, और यहां से हमारा ये कंपाउंड अलग हो गया POX3। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जब हम क्या कर देते हैं, किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं PX5 का इस्तेमाल करते हैं। PX3 के अंदर तो 3 मोल्स लेने थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स रीअरेंजमेंट नहीं होती जैसे उसमें नहीं होती थी, यहाँ पर भी नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। अगर मान लो मैं बोल देती हूँ, आपको कहती हूँ अल्कोहल है और इसके साथ PCl5 लगा हुआ है, फटाफट से बनाओ। हाँ जी स्टूडेंट्स, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, फटाफट से बनाओ, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाओगे, सेम ROH लिखोगे, नीचे यहाँ पे अब आपने Cl लेना है, Cl PCl3 Cl, और फिर कंपाउंड्स बनाने हैं, हो जाएगा। हाँ जी, ये होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आना चाहिए इसका जवाब मुझे, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे कमेंट सेक्शन में, विद योर नेम, विद योर सिटी नेम। और ऐसा नहीं है मैं देखती नहीं हूँ, मैं सबके नेम्स देखती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर मेंशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भी, हाँ जी सारे कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है जी, चलो अब हमारा स्टूडेंट्स 4th मेथड एक रह गया था, 3rd वाला तो था विद PCX3 एंड P65, अब आता है विद SOCl2, अब आता है विद SOCl2। 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिएक्शन विद SOCl2। अब आपने फिर से क्या करना है, अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ स्टूडेंट्स, अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है SOCl2 के साथ, वेरी वेरी सिंपल है ये। ठीक है, इसको हम डार्जेंस रिएजेंट भी कहते हैं, डार्जेंस रिएजेंट भी कहा जाता है, इसे स्टार मार्क करके लिखेंगे, और ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अभी तक जितने हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे उनमें से सबसे बढ़िया मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा विद SOCl2 ही आता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल जो है अगर हम इसे SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी 2 गैसेस निकलती हैं, एक HCl निकल जाता है, एक SO2 निकल जाता है, और हमारा हेलो एल्केन सॉरी RX बन जाता है। ये दोनों जो है HCl और SO2 ये गैसेस की फॉर्म में लिबरेट हो जाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ RX बच जाता है, इसीलिए ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसीलिए क्या है, ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ SOCl2 लिया, हमारा यहाँ पे RX भी क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको डार्जेंस रिएजेंट कहते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यों है, बिकॉज HCl and SO2 both gases are released. Both gases are released. इस वजह से ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब स्टूडेंट्स हमारा आता है लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको हम बोलते हैं विद रेड फॉस्फोरस एंड X2। ठीक है, रेड फॉस्फोरस एंड X2। यहाँ पर भी हमने जो हेलोजन ग्रुप लेना है वो हम ब्रोमीन लेंगे या आयोडीन लेंगे, हम यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करते। फ्लोरीन फिर से वही है, अभी वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इस वजह से हम यहाँ नहीं लेते। यहाँ सिंपल सी चीज है, जब भी आप रेड फॉस्फोरस को इस्तेमाल करोगे
X2 के साथ, तो यहाँ पे PX3 बन जाएगा। अभी PX3 की रिएक्शन देखी थी, PX3 बन जाएगा। अब आपको रेड फास्फोरस क्या होता है, अभी आपको मैंने जो हमारा चैप्टर पी ब्लॉक है वो चल रहा था, मैंने आपको फास्फोरस के एलोट्रॉप्स बताए थे, है ना, रेड फास्फोरस वहां हमने पढ़ा है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे PX3 बन गया। आपको PX3 का तो फंडा पता ही है, जब भी अल्कोहल के साथ कंबाइन करता है तो RX बनाता है, किया था अभी, है ना। और यहाँ से क्या लिबरेट होता है, H3PO3 लिबरेट होता है। अभी किया देखो, ये रहा। बस आपने क्या किया, रेड फास्फोरस और अगर X2 साथ में दे दिया, आपको पता होना चाहिए भी ये मिलकर क्या बनाते हैं, PX3 बनाते हैं। फिर PX3 की रिएक्शन तो आप अल्कोहल के साथ करवा के अपना फाइनल प्रोडक्ट तो बना ही लोगे। तो यहाँ से हमारा हेलो एल्केन ऐसे ऑब्टेन हो जाएगा। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ल्यूकास टेस्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। एक बार मैंने आपको ओवरऑल सारी रिएक्शंस बता दी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो अब आता है क्वेश्चन राउंड। आज के जितने भी हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे, अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए भी हाँ जी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज, ये एक रिएक्शन दे रखी है, वो पूछता है ये रिएक्शन क्या है। C2H5OH प्लस SOCl2 क्या देता है, C2H5Cl देता है, SO2 देता है और वाटर देता है। अभी सेकंड लास्ट रिएक्शन हमने शायद ही देखी है। देखो अल्कोहल को अगर आप SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो HCl SO2 और RX बनेगा। क्या ये वही रिएक्शन है? ये हमारा जो ग्रुप है ये R ले लेते हैं, ये क्या हो गया ROH को SOCl2 के साथ करवाओगे तो यहाँ से RX बनेगा, ये R था, X हमारा Cl और सेम है। तो मैंने आपको बताया था डार्जन्स रिएजेंट होता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डार्जन्स प्रोसीजर। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन 2 में आपको क्या दे रखा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX इन द फॉलोइंग रिएक्शन। HX का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपने रिएक्टिविटी का। स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। तो फटाफट से देखिए रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा, मतलब कि कौन सबसे पहले सबसे जल्दी इसके साथ रिएक्ट करेगा। इस चीज के लिए एक बार हम वापस से आते हैं हमारे नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे। तो मैंने आपको वहां पर बताया था, वहां पर मैंने आपको CCl के कंपैरेटिव में बताया था। अगर मैं आपको बोल देती हूँ HCl दे रखा है, फर्स्ट वाले से ही चलते हैं, HF, HCl, HBr, HI, ये है, ठीक है। मैंने हाँ जी स्टूडेंट्स आप इसको नोट करेंगे, रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है। रिएक्टिविटी अगर आपको पूछ ली जाती है इनकी तो आप किस प्रकार से बताओगे। देखो क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन के हैलाइड बन जाएंगे, ये हैलाइड्स हैं। मैं बोलती हूँ जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो बॉन्ड एनर्जी क्या करती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। बॉन्ड एनर्जी भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो गई, भी कितनी एनर्जी दोगे भी आपका बॉन्ड टूट जाए तो ऊपर वाले को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर नीचे वाले को, फिर उसके आगे वाले को। तो जो बहुत इजीली H पॉजिटिव आयन दे सकता है ना वो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है, और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आप मुझे बताओ बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, ये क्या H पॉजिटिव इजीली दे सकता है? ये नहीं दे सकता है क्योंकि ये बहुत पास पास है, फिर ये और पास है, मतलब ये और दूर हो, ये दूर हो, ये बहुत दूर हो। HI के थोड़े थोड़े दूर है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और आपको कम एनर्जी दोगे तो भी H पॉजिटिव इजीली निकल जाएगा। तो HI के अंदर सबसे ज्यादा हम क्या बोलते हैं, हमारी रिएक्टिविटी होती है, फिर HBr, फिर HCl, इस प्रकार से चलता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। जो इजीली H पॉजिटिव दे सकता है वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि वो रिएक्शन को फास्ट करवाता है। H पॉजिटिव इजीली HI दे सकता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो भी आपका क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव इजीली निकल जाएगा। लेकिन HF के केस में बहुत पास होते हैं जिसलिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो H जो वहां पे इजीली वो निकलने नहीं देगा क्योंकि पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। एक और चीज आपको ध्यान देनी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया भी, HI की रिएक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी HBr से और HCl से। इसका रीजन है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो बॉन्ड एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। और रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, या रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों में से आपसे कोई भी चीज पूछे तो स्टूडेंट्स जो बहुत इजीली H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है वो फास्ट रिएक्शन करेगा, और HI जो है ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी वो बहुत इजीली अपना H पॉजिटिव आयन लिबरेट कर सकता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 डिग्री अल्कोहल
2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल में से स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? तो 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और सबसे कम 1 डिग्री। ठीक है, ये तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड हो गया। अब होपफुली आप सेकंड क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जो है कमेंट करना है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने ऑलरेडी अभी दिखा दिया था, है ना। अभी जब मैंने आपको ये रिएक्टिविटी का ट्रेंड बताया उससे पहले क्वेश्चन ही था। तो क्वेश्चन 2 एज योर होमवर्क आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर विद योर नेम, विद योर सिटी नेम आपने कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज करता है, भी मैम जो प्रीवियस हमने लेक्चर किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने एज अ होमवर्क हमें दिए थे, तो क्यों ना उनका सॉल्यूशन भी आप हमें दे दो ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, राइट? हाँ जी, लेक्चर 2 में क्वेश्चन 7 था, आपको नॉमेनक्लेचर करने को कहा था और कंपाउंड था CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl। आपको ये कंपाउंड दिया गया था और इसकी नेमिंग करने को कहा गया था। तो मैंने आपको बोला था जहां से आपको डबल बॉन्ड पास पड़ता है वहां से नेमिंग करोगे। और आपको यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात तो ये भी, इस यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 या इधर से भी नंबरिंग करते हो तो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ से हेलोजन पास पड़ रहा है इसलिए नंबरिंग यहाँ से करी। अब मैंने यहाँ पे बोला था इसका वर्ड रूट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सेंटर पर आपने लिखना है वर्ड रूट, उसकी राइट हैंड साइड पर स्टूडेंट्स आप लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, उसकी राइट हैंड साइड पर स्टूडेंट्स आप लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स, लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखते हो प्राइमरी प्रीफिक्स और उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखते हो सेकेंडरी प्रीफिक्स। यही होता है। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ क्वेश्चन ये राइज करता है मैम यहाँ पर वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट 4 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट यूज किया जाता है ब्यूट। क्या यूज किया जाता है? ब्यूट यूज किया जाता है, इतना तो आप सबको पता है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो ये डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स किन कार्बन एटम्स के बीच में देखने को मिल रहा है? सेकेंड से थर्ड के बीच में। तो लोएस्ट नंबर लिखते हैं ब्यूट डैश 2 डैश इन, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच में है ना तो छोटे वाले नंबर से लिखते हैं, तो ब्यूट डैश 2 डैश इन हो जाएगा। अब ये तो हमारा ये पीछे वाला पोर्शन हमने कर दिया है, इसमें कोई हेलोजन ग्रुप नहीं है इसलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगेगा। प्राइमरी सफिक्स वाला काम मैंने कर दिया। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मेंशन करना कंपलसरी होता है। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है अगर आपकी साइक्लिक चेन है और ये मेरी ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना। यहाँ पर मेरे को Cl देखने को मिल रहा है और Cl के लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरो। किस नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है, तो क्या होगा 1 डैश क्लोरो ब्यूट 2 इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 डैश क्लोरो ब्यूट 2 इन। होपफुली आप सबका ये आंसर करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से पहले आप इसको लिखेंगे। हाँ जी, सारे फटाफट से इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11th दिया था एक, और आपको क्वेश्चन नंबर 12th दिया था। होपफुली आपने वो 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करे होंगे। और 11th और क्वेश्चन के दौरान, 11th और 12th क्वेश्चन के दौरान आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखी थी, अगर आपको याद हो तो बॉन्ड लाइन नोटेशन पकड़ाई थी, है ना, वो मैंने आपको समझा दिया था। तो क्वेश्चन 11th क्या है लेक्चर नंबर 2 का? ओके, लेक्चर 2 का क्वेश्चन 11 था ड्रॉ एंड टेल IUPAC name of tertiary butyl chloride। यही होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 11th क्वेश्चन आपको दिया था, आपने इसको ध्यान से समझना है, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले तो आपने देखना है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल का मतलब यहाँ पर आपको वर्ड रूट पता चल गया। अभी कितने कार्बन एटम्स है? ब्यूटाइल यूज करते हैं 4 कार्बन एटम्स के लिए, 1 2 3 4। चलो जी, हमने ये तो कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? ये बोलता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। यानी कि अब आप इसको भी छोड़ दो, एक बार आपको ये पता चल गया अभी ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन एटम्स होता है। क्लोरीन आपका टर्शरी कब कहलाएगा? जब वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा होगा। मानते हो? मानते हो इस चीज को?
आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो। आपको ये वाला टॉपिक याद है, मैंने आपको क्या बताया था? एक बार इसको भूल जाओ, जो मैंने लिखा है इसको बिल्कुल भूल जाओ। ये तो मैंने आपको ये बताने के लिए लिखा है भी टोटल कितने कार्बन एटम्स है। ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन एटम्स है, तो मैं वो बता रही थी। अब हमने आगे और पीछे वाले वर्ड को भी तो देखना है, टर्शरी को भी देखना है और क्लोराइड को भी देखना है। तो स्टूडेंट्स याद करो, मैंने आपको बताया था प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, और टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है। एक बार याद करते हैं। प्राइमरी में क्या होता था, जब हमारा हेलोजन एटम, मान लो Cl ही ले रहे हैं, ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। अब इसके अपन वो लिखेंगे, बॉन्ड्स पूरे कर लेंगे तो ये बनेगा। ये हमारा क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि क्या है, प्राइमरी कार्बन है, जो कि फर्दर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। अब अगर हमारा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो फर्दर सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये सेकेंडरी हो जाता है। ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। टर्शरी में क्या होता है, जब हमारा हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो फर्दर 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो। तो इसके हम हाइड्रोजन भी पूरे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH3। अब हमें इस कंपाउंड की स्टूडेंट्स क्या करनी है, ड्रॉ तो हमने कर दिया है, IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है, IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत बहुत ईजी है ये। देखो पहले आप लॉन्गेस्ट चेन बताओगे, देखो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये होगी हमारी चेन, यही होगी चेन हमारी, यही हो गया। आपको कि मैम इसको ले लो और इसको ले लो, बच्चे ये 2 कार्बन है, अगर आप ऐसे सीधा लोगे तो 3 कार्बन की चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है। 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोप एन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप क्या लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पर एक तो हमारे पास ये मिथाइल लगा हुआ है और हमारे पास ये क्लोरीन यानी कि क्लोरो लगा हुआ है। तो अल्फाबेटिकली M पहले आता है या C पहले आता है, ऑब्वियसली C पहले आता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 के बाद डैश, फिर क्लोरो, फिर डैश लगेगा, फिर 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो क्या नेम हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या सभी को ये 11th क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या सभी को ये 11th क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। अब चलो चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12th अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था राइट IUPAC नेम ऑफ, आपने IUPAC नेम लिखना है किसका, पहले ए ऑप्शन में जो मैंने आपको दिया वो कुछ इस प्रकार का आपको दिया था, और जो बी में मैंने आपको दिया है वो कुछ इस प्रकार का आपको दिया है, यही है, ठीक है जी। इन दोनों के आपने क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहली चीज, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन को सिंपल कन्वर्ट कर देते ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ भी कार्बन लगा है, इधर भी कार्बन 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 लगा है, ऐसे ना। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH3, इसको दोबारा बनाए, CH3 CH2 CH2 CH, ऊपर लगा है Br और इधर लगा है CH3। ऐसे इसकी वैलेंसी पूरी करें तो CH3, इधर भी CH3, इधर CH2, इधर CH2 और इधर आ जाएगा CH। आपको ये तो पता ही है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ऐसा किया। चलो A और B के अंदर सबसे पहले A की नेमिंग करने लगे हैं हम। टोटल लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे जहां से हमारी साइड चेन पास पड़ती है, 1 2 3 4 5 हो गई। 5 के लिए वर्ड रूट यूज किया जाता है पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन। क्या यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स है, नहीं है, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स देखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लिक चेन, साइक्लिक चेन नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स है कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप, कहाँ पर है ये, सेकंड पोजीशन पर। तो क्या हुआ, 2 डैश ब्रोमो पेंटेन, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। क्या क्लियर है ये? चलो बी पार्ट देखो फिर से, नंबरिंग 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। हाँ जी, क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एक्स्ट्रा ग्रुप है, एक तो ये मिथाइल लगा है, एक है ब्रोमो। ये क्या है, ब्रोमो है, और ये क्या है, देखो ब्रोमीन है तो ब्रोमो यूज करोगे, क्लोरीन है तो क्लोरो यूज करोगे। ये क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो ABCD के अकॉर्डिंगली बी पहले आता है, किस नंबर पे, फर्स्ट कार्बन पे। तो 1 डैश ब्रोमो, फिर डैश लगेगा किस नंबर पे है हमारा मिथाइल, 2 पे, 2 मिथाइल ब्यूटेन।
1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या सभी को ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं? क्या सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब स्टूडेंट्स, रही बात हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर की, तो जो हमने 2 ही क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिस किए, क्योंकि आगे जाकर जो नेक्स्ट लेक्चर उसके अंदर आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। एंड आई वांट भी जो आज का टॉपिक है उसको पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करके आओ, ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर आए आपके लिए, नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड हो तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के क्वेश्चन आप धड़ाधड़ टाइम वेस्ट बिना किए फटाफट से क्वेश्चंस का जवाब दे सके मुझे, ठीक है? तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को अब आपने अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है जो भी मैंने टॉपिक आपको करवाए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अब अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है ना, तो लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत मोटिवेशन देता है। आपके कमेंट्स से आई फील वेरी हैप्पी। एंड अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा और आपको लगता है भी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये नॉलेज मिलनी चाहिए, जिसको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता है, जिसको ऑर्गेनिक टफ लग रही है, उसको शेयर जरूर करना है स्टूडेंट्स। एंड यस, एट द लास्ट, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियोस जैसे जैसे अपलोड हो रही हैं आप तक पहुंचती जाएं स्टूडेंट्स। सो मैंने आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसको आपको रीड करना है, समझना है, जैसे जैसे मैंने समझाया है। जो क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर के भी देखे थे और आई फील वेरी वेरी हैप्पी। एंड यस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।